यहाँ हम इंटेलिजेंस के मेन साइकोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हैं एल्फ्रेड बिने, जिन्होंने बिने साइमन टेस्ट दिया था 1905 में। इनका जो टेस्ट था वो इंडिविजुअल एंड वर्बल टेस्ट था। इन्होंने ही मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था। उसके बाद आते हैं टर्मन, जिन्होंने स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस स्केल दिया था। इनका जो टेस्ट था वो 1960 में इन्होंने दिया था, यानी कि 1916 में दिया था, और ये 3 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चों के लिए था। उसके बाद आते हैं थर्स्टन, जिन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की है। इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी। उन्होंने 8 तरह की इंटेलिजेंस की बात शुरुआत में की, बाद में उन्होंने एक इंटेलिजेंस को बाद में जोड़ा। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, जिन्होंने इंटेलिजेंस के 3 कंपोनेंट्स बताए, एनालिटिकल, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। इनकी थ्योरी को ट्रायरिकिक थ्योरी भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं गिलफोर्ड, जिन्होंने SOI मॉडल दिया था, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। उन्होंने 3 तरह के डायमेंशंस की बात की, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। उसके बाद हैं सबसे लास्ट में हमारे रेमंड कैटल, जिन्होंने फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की बात करी। 2 तरह की इंटेलिजेंस इन्होंने बताई थी, GF एंड GC। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एक हमारे स्पेयरमैन हैं, जिन्होंने 2 तरह की इंटेलिजेंस की बात की, जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। यहाँ पर हम थ्रस्टन की 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात करेंगे, जिनकी शॉर्ट फॉर्म PMA भी है। सबसे पहले होती है वर्बल कम्प्रिहेंशन। इसमें ऐसे समझ सकते हैं एक स्टोरी की तरह कि बच्चा सबसे पहले कुछ वर्ड्स बोलना सीखता है, उनको रीड करना सीखता है, फिर बच्चे के पास कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, फिर उसकी फ्लुएंसी अच्छी हो जाती है। उसके बाद आते हैं ये जो 2 एबिलिटी है हमारी, पहली ये लैंग्वेज की एबिलिटी है। उसके बाद आती है नंबर एबिलिटी, जो बच्चा होता है वो मेंटल अर्थमेटिक को कर पाता है। उसके बाद है स्पेशियल एबिलिटी, इसमें बच्चा शेप्स वगैरह मैप्स को पहचानना सीख जाता है। एसोसिएटिव मेमोरी, जिसमें जो कि इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि पहला बच्चे शेप्स और मैप्स को समझता है, उसके बाद वो अपनी मेमोरी में बैठा लेता है। परसेप्चुअल स्पीड, जब उसकी मेमोरी में बैठा लेता है तो उसकी जो स्पीड होती है वो भी अच्छी हो जाती है। उसके सबसे लास्ट में आता है रीजनिंग। जब स्पीड अच्छी आ जाती है तो वो क्या होता है, उसके अंदर तर्क वितर्क लॉजिकल कंसेप्ट भी आ जाता है। तो सबसे पहले वर्बल कम्प्रीहेंशन, बच्चा रीड करता है, वर्ड फ्लुएंसी, उसके अंदर फिर वर्ड फ्लुएंसी आ जाती है। फिर मैथमेटिक का कंसेप्ट आता है, जिसमें नंबर एबिलिटी आ जाती है बच्चे में। स्पेशल एबिलिटी वो होती है जिसमें बच्चा मैप और शेप्स को अच्छे से समझता है। एसोसिएटिव मेमोरी, यानी कि जो कंसेप्ट बच्चे ने सीखे हैं उनको अच्छे से उनको एसोसिएट करके वो मेमोराइज कर सकता है। उसके बाद है परसेप्चुअल स्पीड। कुछ बच्चों में क्या होता है कि जब बच्चे की मेमोरी में अच्छी तरह से हो जाता है तो उसकी स्पीड भी अच्छी हो जाती है, एंड स्पीड अच्छी होने के बाद क्या है, बच्चा रीजनिंग अच्छी करता है। इस तरीके से हम इसको स्टोरी की तरह याद कर सकते हैं। उसके बाद आता है गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिन्होंने 9 तरह की इंटेलिजेंस दी है। शुरुआत में 8 तरह की दी थी, 9th जो इंटेलिजेंस है उन्होंने बाद में गार्डनर ने कहा है कि जो हर एक बच्चा होता है वो किसी न किसी तरीके से इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस कोई एक चीज़ नहीं होती है। सबसे पहले है उनकी लिंग्विस्टिक, जिसमें बच्चा लैंग्वेज को सीखता है, गुड विद वर्ड्स होता है। उसके बाद आता है लॉजिकल मैथमेटिकल, जिसमें बच्चा रीजनिंग और नंबर्स में क्या होता है, अच्छा होता है। उसके बाद है म्यूजिकल, जो बच्चा गुड होता है म्यूजिक के अंदर। बॉडीली काइनेस्थेटिक, इसमें वो बच्चे आते हैं जो स्पोर्ट्स डांस जैसी एक्टिविटी में अच्छे होते हैं। उसके बाद है स्पेशियल थिंग्स इन पिक्चर्स एंड इमेजेस, बच्चा अच्छे से मैप्स को ड्रा कर सकता है, डायग्राम या पेंटिंग, जिसमें क्या होता है आर्टिस्ट आते हैं। उसके बाद है इंटरपर्सनल, जिसमें बच्चा क्या होता है कि उसकी जो कन्वर्सेशन की जो एबिलिटी होती है वो अच्छी होती है,
उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं। 7th नंबर पे हमारा आता है इंट्रापर्सनल, जिसमें बच्चा इंट्रा मतलब खुद से बातें करता है, इंटर मीन्स वो दूसरों से बातें करता है, इंट्रा सेल्फ होता है और इंटर जिसमें अदर्स के साथ क्या है कन्वर्सेशन करता है। इंट्रा में क्या वो राइटर बन सकता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो खुद को पता होती है। 8th नंबर पे हमारा आता है नेचुरलिस्टिक, जैसे इसमें नाम से भी पता चल रहा है कि बच्चा जो है नेचर के प्रति क्या होता है अट्रैक्ट होता है, वो उसको प्लांट्स एनिमल के साथ अच्छा लगता है। 9th नंबर पे उन्होंने ऐड की थी एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इसमें वो खुद की एग्जिस्टेंस के बारे में सोचता है कि वो जो लाइफ आफ्टर डेथ कैसी होगी, उसकी आइडेंटिटी, इन चीज़ों के बारे में सोचता है। गार्डनर को इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जो उनका इंटेलिजेंस का जो कंसेप्ट है वो वाइड है। उन्होंने बाकियों के से अलग म्यूजिकल को ऐड किया है, नेचर को ऐड किया है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल का कंसेप्ट दिया है, बॉडीली काइनेस्थेटिक का दिया है। इस तरीके से सबसे पहले हम इसको पार्ट्स ऑफ ए प्लांट का एग्जाम्पल लेके याद कर सकते हैं कि लिंग्विस्टिक में क्या होता है कि बच्चे को प्लांट को वर्ड्स में डिस्क्राइब करता है, लॉजिकल में वो डिफरेंट प्लांट्स के बारे में बता सकता है, म्यूजिकल में वो प्लांट के ऊपर सॉन्ग बना सकता है, बॉडीली में वो बच्चा उसकी सैपलिंग कर सकता है कि सैपलिंग करेगा क्योंकि उस बच्चे को एक्टिविटी पसंद है, वो जो उसकी एक्टिविटी जो स्पोर्ट्स है उसमें उसका क्या होता है इंटरेस्ट होता है। स्पेशल में क्या होगा, वो स्टूडेंट्स ड्रा करेगा, उसके जो पार्ट्स को प्लांट के पार्ट्स को वो अच्छे से ड्रा कर सकता है। इंटरपर्सनल में वो ग्रुप में प्लांट के बारे में डिस्कस कर सकता है। इंट्रापर्सनल में वो प्लांट के बारे में खुद से लिख सकता है, खुद से सोच सकता है, यानी कि सेल्फ होता है। इंट्रा मीन्स सेल्फ। नेचुरलिस्टिक में क्या होता है कि वो ऑब्जर्व करता है, अलग अलग तरीके के जो प्लांट्स होते हैं गार्डन में उनको वो ऑब्जर्व करता है। एग्जिस्टेंशियल में वो प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, उसका नेचर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आता है स्टर्नबर्ग ट्राइक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग ने 3 तरह के कंसेप्ट दिए हैं, 3 तरह के इंटेलिजेंस की बात की है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसे हम ACP से भी याद कर सकते हैं। एनालिटिकल में एज ए टीचर हम कि बच्चे के सामने जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका एनालिसिस करते हैं कि अगर बच्चा मिस्टेक कर रहा है बार बार तो वो क्यों कर रहा है। क्रिएटिव में हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और प्रैक्टिकल में क्या है उसको हम उस सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं। उसके बाद आते हैं JP गिलफोर्ड, जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट जिसे SOI थ्योरी भी कहते हैं, उन्होंने 3 तरह के डायमेंशन की बात करी है, ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ऑपरेशंस में जो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या क्या करते हैं वो ऑपरेशंस हैं। कंटेंट्स में हमारे पास क्या होता है, क्या अवेलेबल होता है, वो चीज़ें आती हैं। प्रोडक्ट्स में क्या होता है, जब हम जो हमारे पास होता है और जो हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं उससे क्या प्रोडक्ट आता है, वो डायमेंशन आता है। उन्होंने 5 तरह के ऑपरेशन बताए हैं। कॉग्निशन, जिसमें अंडरस्टैंड करते हैं इंफॉर्मेशन को, मेमोरी, इंफॉर्मेशन को याद रखते हैं। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो प्रॉब्लम आई है, उसको अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, जिसमें एक बेस्ट आंसर को चूज करते हैं। डाइवर्जेंट में क्या होता है, फैलेगा, मतलब डाइवर्जेंट में हम अलग अलग डायरेक्शन में सोचेंगे। कन्वर्जेंट फिर हम एक सॉल्यूशन पे आएंगे, एक बेस्ट आंसर पे आएंगे। इवैल्यूएशन, फिर हम अपने जो आंसर है उसको इवैल्यूएट करेंगे। जो आंसर हम सोचते हैं उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। हम विजुअल सिंबल्स का यूज़ कर सकते हैं, ऑडिटरी का कर सकते हैं, सिंबॉलिक, सिमेंटिक वर्ड्स को कोई
वर्ड्स डिफ़िकल्ट वर्ड है उसका मीनिंग समझते हैं। बिहेवियरल यानी कि किसी से हम इंटरेक्शन के थ्रू आंसर मिल सकता है। इस तरीके से ये कंटेंट्स होते हैं जिसके थ्रू हम आंसर तक पहुंचते हैं। प्रोडक्ट्स में हमारी 6 प्रोडक्ट्स हैं। यूनिट्स, सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लासेस, ग्रुप में भी हो सकता है। रिलेशंस, उनका जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसका क्या रिलेशन निकला है। सिस्टम, ऑर्गेनाइज, फिर उसको एक जो रिलेशन बना के उसका एक सिस्टम बनाते हैं। पार्ट्स ऑफ इनटू ए सिस्टम। ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, यानी कि उस इंफॉर्मेशन को हम और कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इम्प्लीकेशंस में हम उसको अप्लाई करेंगे, उसका कंक्लूजन निकालेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे। ऑपरेशंस, कंटेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, इन तीनों डायमेंशंस से 150 इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ निकल सकती हैं, ये गिलफोर्ड ने बताया है। उसके बाद आता है कैटल्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। उन्होंने 2 तरह की इंटेलिजेंस की बात करी है, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, जिसे हम GF और GC के नाम से भी जानते हैं। फ्लूइड में क्या होता है कि जो कोई फर्स्ट टाइम प्रॉब्लम बच्चे के सामने आती है उसमें वो पास्ट एक्सपीरियंस का यूज़ नहीं करता। फ्लूइड इंटेलिजेंस मतलब फर्स्ट टाइम उस प्रॉब्लम को देखता है और उसको सोल्व करता है। जैसे कि बच्चे को जब पजल दी जाती है तो वो उसको फिगर आउट करता है और उसका सॉल्यूशन निकालता है। क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में क्या होता है, वो अपनी पास्ट नॉलेज का यूज़ करता है। जैसे कि टीचर को आंसर देना है किसी ग्रामर के क्वेश्चन को, तो वो क्या है उसके रूल्स को याद करेगा जो उसने प्रीवियसली सीखे थे, उसके बेस पे वो आंसर देगा। फ्लूइड इंटेलिजेंस में मेनली रीजनिंग, पैटर्न फाइंडिंग, लॉजिकल थिंकिंग, लर्निंग समथिंग न्यू क्विकली, ये सब चीज़ें आती हैं। क्रिस्टलाइज में पास्ट नॉलेज, जैसे बच्चे ने जो वोकैब सीखी है, जनरल नॉलेज सीखी है, मैथमेटिकल फार्मूलाज जो उसने फैक्ट्स स्कूल में सीखे हैं उस नॉलेज का यूज़ करके वो ज़्यादा यूज़ करता है ऐसे बच्चे। फ्लूइड को हम फर्स्ट टाइम से याद कर सकते हैं कि बच्चा फर्स्ट टाइम उस प्रॉब्लम को फेस करता है, उसका सॉल्यूशन निकालता है। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अ टीचर introduced a completely new activity to explain fractions in an interesting way. According to Sternberg, the teacher is mainly using, जैसे कि हमने सीखा था कि स्टर्नबर्ग की थ्योरी में 3 तरह की इंटेलिजेंस है। एनालिटिकल, जिसमें टीचर प्रॉब्लम को एनालाइज करता है। क्रिएटिव में क्या होता है, वो नया सॉल्यूशन ढूंढता है। तो ये यहाँ पे न्यू एक्टिविटी को टीचर इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्रिएटिव इंटेलिजेंस आएगा। अगर वो अप्लाई कर रहा होता तो वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हो जाता। A student solves a new reasoning puzzle without relying on previously learned knowledge. This is an example of. इसमें जो कैटल की थ्योरी है उसमें हमने 2 तरह के इंटेलिजेंस की बात की थी, जिसमें क्या होता है कि बच्चा प्रीवियस नॉलेज को यूज़ नहीं करता, फर्स्ट टाइम ही उसके सामने वो प्रॉब्लम आई होती है, तो वो होती है हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंस। और जिसमें हम पास्ट नॉलेज को यूज़ करता है वो होती है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट लर्न्स बेस्ट थ्रू म्यूजिक, रिदम एंड सॉन्ग्स, विच इंटेलिजेंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, तो वो उसकी म्यूजिकल इंटेलिजेंस रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू द स्पीयरमैन द जी फैक्टर रेफर्स टू, तो जी फैक्टर हमारा होता है जनरल इंटेलिजेंस और एस फैक्टर रहेगा स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। लास्ट क्वेश्चन है, थर्स्टन्स प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, अकॉर्डिंग टू थर्स्टन इंटेलिजेंस इज अ कम्बिनेशन ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। जो कंसेप्ट है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ का ये थर्स्टन के साथ याद रखना है, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म PMA, और उन्होंने 7 तरह की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ की बात की थी।